हेलो डियर 2026 CUT एस्पिरेंट्स। ये हम पॉलिटी की सीरीज़ चला रहे हैं। ये पॉलिटी की सीरीज़ ज्योग्राफी की और हिस्ट्री तीनों के हम डेली MCQ प्रैक्टिस करेंगे, डेली MCQ सॉल्व करेंगे। ये आपकी सीरीज़ लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम तक चलेगी। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में कहीं पे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, आप हिंदी मीडियम से हैं और प्लस ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए आप यहाँ से अपने सारे MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डेली सीरीज़ चलती है। ये सीरीज़ नंबर फर्स्ट है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं मिल पाता, उनको आप शेयर कर दीजिए और यहाँ से आप सारे कंटेंट को ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट डे से लेके मैं लास्ट डे तक आपको MCQ सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें आपके PYQs भी होंगे और इम्पॉर्टेंट MCQs भी होंगे। मैं बताते चलूँगी कौन सा PYQ है, कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगी आगे आपको, जिससे आपको क्लियरिटी मिले और बहुत सारे PYQs एज इट इज़ आपको सॉल्व करवा रही होंगी, ठीक है। 250 नंबर का पेपर होता है कुल CUT में, तो आपके 250 में से 250 250 आउट ऑफ 250 नंबर आ रहे होंगे। ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप इन सीरीज़ को रोज़ सॉल्व करेंगे, चाहे आप सॉल्व कर रहे हैं तो कितने भी, अभी आप सॉल्व कर पा रहे हो 20 में से 2 सॉल्व कर पा रहे हूँ या 30 में से 5 सॉल्व कर पा रहे हूँ, तो भी आप इसको अगर डेली सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि CUT में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। ये है सीरीज़ नंबर 1 फॉर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? आसियान वाले चैप्टर से है ये पॉलिटिकल साइंस के। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी म्यांमार, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार इसका नहीं है। म्यांमार आसियान का सदस्य देश नहीं है। इसके 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? एक सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। 1 2 3 4 5। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश हैं, तो जिसमें कि म्यांमार नहीं आता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? दक्षिण एशिया में पूछा है। दक्षिण एशिया में कितने? 7 देश शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा है जो दक्षिण एशिया में नहीं आता? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी भूटान, डी मालदीव। तो कौन सा नहीं आता दक्षिण एशिया में? तो चीन दक्षिण एशिया में नहीं आता। बाकी नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश आते हैं इन 7 देशों में। लेकिन चीन को हम 7 देशों में, दक्षिण एशिया के देशों में काउंट नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉक थेरेपी के मॉडल को किस संस्था द्वारा निर्देशित किया गया था? जो शॉक थेरेपी मॉडल थी, चैप्टर नंबर 1 है ये पॉलिटी का, सोवियत संघ वाला। तो शॉक थेरेपी के मॉडल को किसने लाया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या सी विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्होंने ही 1990 में शॉक थेरेपी का प्लान लाया था। शॉक थेरेपी को दिशा निर्देशित किया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसके लिए? USSR के देशों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना पूछ रहा है, ये कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, सोवियत संघ के विघटन के बाद यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना गया? अब देखो, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। इसकी विचारधारा थी, यूएसए की विचारधारा थी, यूएसए अमेरिकी विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा। यूएसएसआर की विचारधारा कैसी थी? समाजवादी विचारधारा थी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा थी। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो इसका उत्तराधिकारी के रूप में किसको चूज किया गया था? उत्तराधिकारी के रूप में कौन सामने आया था? तो उत्तराधिकारी के रूप में जो सामने आया था वो था रूस। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद यूएसएसआर ने जितने भी देशों के साथ संधियां की थी, जितनी भी ट्रीटीज पे साइन किया था, उन सबको यूएसएसआर के विघटन के बाद अब कौन निभाएगा? तो रूस को निभाना है वो सब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट सुधारों की नीति यूएसएसआर के किस महासचिव द्वारा लाई गई? तो ये दो सुधार की नीति यूएसएसआर में लाया था, कौन लाया था? गोरबाचेव लाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो गोरबाचेव थे वो दो सुधार, जब यूएसएसआर में उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि लोगों की इच्छा के अनुसार वहाँ पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे समाजवादी विचारधारा तो है बट वहाँ पे वो पूंजीवाद से भी बेटर नहीं हो पा रही, पूंजीवाद से भी बेटर काम नहीं हो पा रहा वहाँ पे समाजवादी विचारधारा होने के बाद भी। तो गोरबाचेव ने ये कहा था कि यहाँ पे सुधार की अभी ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो नीतियाँ लाई थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोरिस येल्त्सिन भी नहीं लाए थे, जोसेफ स्टालिन भी नहीं और निकिता क्रुश्चेव भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 से है ये। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए रूबल, नहीं, रूबल किसकी है? रूबल रूस की है। ठीक है, यूरो, हाँ यूरो है किसकी? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। डॉलर तो अमेरिका का है, आपको पता ही है, और दिनार ये भी नहीं है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन बी यूरो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, कब अपनाई थी ये पूछ रहा है। तो 1978 में चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अन्य देशों के लिए अपनी देश की अर्थव्यवस्था इसने खोल दी थी ताकि और देश आके यहाँ से व्यापार करें, और अपनी देश की अर्थव्यवस्था खोलने का यही था कि ये प्रगति की ओर जाना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। खुले द्वार ओपन डोर की नीति चीन ने 1978 में अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, पाकिस्तान में 1999 में सैन्य तख्तापलट किस जनरल द्वारा कराया गया था? उस जनरल का नाम बताओ जिसने 1999 में पाकिस्तान में तख्तापलट किया। तो ऑप्शन ए बेनज़ीर भुट्टो नहीं, जियाउल हक नहीं, जनरल याहिया खान नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ के नेतृत्व में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ही 1999 में तख्तापलट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन क्या बोला है? फरक्का संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो फरक्का संधि पहले ये देख लो हुई कि क्यों थी। तो फरक्का संधि बांग्लादेश और भारत के बीच हुई है, चीन और जापान के नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नहीं, चीन और पाकिस्तान के नहीं, बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का संधि हुई है। ये गंगा नदी जल विवाद पे हुई थी। ठीक है, गंगा नदी के यहाँ से निकलती है, पानी के विवाद को लेके यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है और यहाँ पे अपना इंडिया है। तो
पानी, गंगा नदी के पानी को लेकर, विवाद को लेकर ये संधि की थी, इसी का नाम है फरक्का संधि। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया था भारत ने? तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पर किया था भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण? पहली बात तो 1974 में किया। कहाँ पे किया? राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, नेपाल अतीत में किस प्रकार का राज्य था? नेपाल किस प्रकार का राज्य था अतीत में, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए हिंदू राज्य, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म राज्य, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी सार्वधर्मिक। तो कैसा राज्य था नेपाल अतीत में? तो हिंदू राज्य था। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म राज्य नहीं था, ना ही मुस्लिम और ना ही सार्वधर्मिक। अतीत में एक हिंदू राज्य था, बाद में ये संवैधानिक बना, फिर इसको 2026 तक ये यहाँ पे संसद फिर बनी थी, फिर संसद एक बार फिर से भंग हुई थी। ठीक है, तो 2026 में फिर से संसद को यहाँ पे बहाल किया गया था। ये था नेपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में एक संघ कौन सा विकसित हुआ? उस संघ का नाम बताना है जो यूएनओ के उत्तराधिकारी, यूएनओ जिसके उत्तराधिकारी के रूप में विकसित हुआ। तो ऑप्शन ए है लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशन। पहले इधर देखो, 1920 में, 1920 में लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन को क्यों बनाया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऐसा विश्व युद्ध जिसने बहुत बड़े स्तर पर बहुत देशों का नुकसान कराया। ठीक है, आर्मी का भी नुकसान होता है युद्ध में, पैसों का भी होता है, इतना पूरे दुनिया को हिला के रख दिया प्रथम विश्व युद्ध ने। ऐसा विश्व युद्ध दूसरा बार ना हो, कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए एक ऐसी संस्था बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन को। तो जब दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गई, तो ऐसा माना गया कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन फेलियर हो गया। ठीक है, फेल हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के बाद क्या बनाया हम लोगों ने? 1945 में हमने यूएनओ की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र किसके रूप में बना था? लीग ऑफ नेशन के रूप में बना था। ये आपको याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच किस प्रकार की संस्था है? एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दोनों ही संस्था क्या करती हैं? ये दोनों मानवाधिकार की वकालत करती हैं, दोनों ही एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। किस प्रकार की संस्था है? क्या एक स्वयंसेवी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संस्था है, या डी विदेशी संस्था है? तो ये किस प्रकार की संस्था है? ये एक स्वयंसेवी संस्था है। ठीक है, ये एनजीओ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ये दोनों ही कैसी हैं? स्वयंसेवी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पारंपरिक सुरक्षा में एक देश को खतरा होता है। एक चैप्टर, ये सुरक्षा वाले चैप्टर से है। ठीक है, इसमें पूछा है एक होती है पारंपरिक सुरक्षा, एक होती है पारंपरिक सुरक्षा और एक होती है गैर पारंपरिक सुरक्षा। गैर पारंपरिक
सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा में क्या आता है, गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या आता है, जैसे कि महामारी हो गया या वैश्विक गरीबी हो गया, ये सब आता है गैर पारंपरिक सुरक्षा में। आतंकवाद हो गया, ठीक है, आतंकवाद हो गया। ये आप अगर आपने अभी पढ़ा नहीं होगा ये चैप्टर तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पारंपरिक सुरक्षा में क्या आता है, पारंपरिक सुरक्षा में जैसे गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध हुआ तो ये पारंपरिक सुरक्षा में आता है। सैन्य आक्रमण हुआ तो ये पारंपरिक सुरक्षा में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट ए। जब सैन्य आक्रमण, कोई देश जब बाहर से हम पे हमला करता है तो हम उसे पारंपरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। धन से नहीं, महामारी से नहीं, महामारी वाला गैर पारंपरिक है। वैश्विक गरीबी भी गैर पारंपरिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अब अपना, जैविक हथियार संधि VWC कब अस्तित्व में आई। जैविक हथियार संधि कब अस्तित्व में आई, तो जैविक हथियार संधि 1972 में अस्तित्व में आई, ठीक है। जैविक हथियार संधि में क्या था कि विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए बहुत सारी संधियाँ हुई, तो उनमें से ये भी संधि एक ये थी। उनमें से ये संधि थी कि कोई भी देश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन कुछ देश ऐसी कुछ हथियारों को नहीं बनाएंगे जिनसे बहुत बड़ा नुकसान हो, पूरा मानव जाति को ही नुकसान हो, ऐसे कुछ हथियारों को बनाने में रोक लगाएंगे। तो उन्हीं में से एक थी जैविक हथियार संधि, ठीक है। इस पे रोक लगाई थी और 1972 में ये अस्तित्व में आई थी कि इस पे रोक लगाई जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, सोवियत संघ USSR पर किस पार्टी का नियंत्रण था और पार्टी किसी अन्य पार्टी को, इस पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी को अनुमति नहीं देती थी, ठीक है। तो कौन सी पार्टी थी, PRI रिपब्लिक पार्टी थी, नहीं। माओवादी पार्टी थी, नहीं। लोकतांत्रिक पार्टी थी, नहीं। कौन सी पार्टी थी जिसका दबदबा था USSR पे, एक ही पार्टी थी, ठीक है। समाजवादी वहाँ पे व्यवस्था थी और एक ही पार्टी थी, कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे एक ऐसी पार्टी थी अकेली, अन्य पार्टी को वो अनुमति नहीं दे रही थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सोवियत संघ वाले चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम। सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ, ऑप्शंस में क्या क्या है, लोकतंत्र की ओर बढ़त, हथियारों की होड़ समाप्त हुई, समाजवाद को अपनाया गया, पूंजीवाद की समाप्ति हुई। अब जब सोवियत संघ USSR का विघटन हो गया तो क्या हुआ था, एक तो समाजवाद को अपनाया गया था, नहीं, समाजवाद की समाप्ति हो गई, क्योंकि USSR समाजवाद पे चलता था। अब जब समाजवाद की ही, जब USSR ही नहीं रहा तो क्या समाजवाद फैलेगा, नहीं, समाजवाद की समाप्ति हुई। पूंजीवाद की समाप्ति, नहीं, पूंजीवाद की समाप्ति नहीं हुई, पूंजीवाद तो और बढ़ा। लोकतंत्र की बढ़त हुई, नहीं, लोकतंत्र की बढ़त नहीं हुई। हम यहाँ पे पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र बिल्कुल पूरे सारे देश में लोकतंत्र आ गया, ऐसा नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या बचा इसका, फिर ऑप्शन नंबर बी बचा, हथियारों की होड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हथियारों की होड़ समाप्त हुई, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो हथियारों की होड़ लगी थी कि USA बेटर है या USSR बेटर है, USA के पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए या USSR सोवियत संघ के पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए, इन दोनों की होड़ अब समाप्त हो गई थी जब USSR का विघटन हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विचारधारा की स्वीकृति थी। USA और USSR अभी ऊपर आपको बताया, यहाँ पे कौन सी समाजवादी विचारधारा थी और यहाँ पे कौन सी विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, पूंजीवादी में ये होता है उसका व्यक्तिगत
हक होगा उन संसाधनों पे, लोगों का खुद का अपना अपना हक होगा। अपनी ज़मीन को खुद बेच सकते हैं, रख सकते हैं। ज़मीन पे सर्वाधिक जितने भी संसाधन हैं उन पर अधिकार उनका, लोगों का खुद ही का होगा। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में ये होता है संसाधनों पर अधिकार किसका होगा, सरकार पे होगा, और सरकार बराबर बांटेगी लोगों में। ठीक है, तो यूएसएसआर समाजवाद की तरफ था और पूंजीवाद की तरफ यूएसए था। तो यही पूछा है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा क्या थी, तो क्या थी, पूंजीवादी विचारधारा थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति। इजी क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये PYQ है, 2-3 बार ये CUET में आ गया है, अलग अलग, क्योंकि शिफ्ट में पेपर होते हैं, अलग अलग डेट्स को पेपर होते हैं, तो किसी न किसी शिफ्ट में ये आ ही जाता है। खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी किस देश द्वारा अपनाई गई, तो किसने अपनाई थी, अमेरिका ने नहीं, जापान ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, किसने अपनाई थी ओपन डोर की नीति, तो चीन ने अपनाई थी। ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। चीन ने अपने द्वार को खोला था अन्य देशों के व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। हम डेली हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें आपको कमेंट करके ये बताना है अभी आपके कितने 20 में से कितने सही जा रहे हैं, क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। आपको आपका लेवल पता चलेगा अगर आप इन MCQs को डेली सॉल्व करेंगे। आपको पता चलेगा आप जिन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं उनसे कितना प्रोडक्टिव आप निकाल पा रहे हैं CUET के लिए। तो ये थे चैप्टर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के इन दोनों सब्जेक्ट के भी मैं इसी चैनल पे डालूँगी अपने क्वेश्चंस। तो अभी हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे आएगा हम क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। बट अभी क्योंकि ये सीरीज़ की शुरुआत है तो अभी मैं 20 क्वेश्चन ही रख रही हूँ एवरी सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सीरीज़ की हर एक वीडियो आए, चाहे वो फर्स्ट आए वीडियो, चाहे वो सेकंड आए, थर्ड आए। ठीक है, हम लास्ट तक करेंगे, तो लास्ट तक आपको बने रहना है, इन सारे MCQs को सॉल्व करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है आपके कितने ठीक गए और कितने रॉन्ग गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।